अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 15 सेकेंड ईयर का ये फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे आज हम, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किस किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। होम्योस्टेसिस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम। डेफिनेशन है इसकी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये प्रोटेक्शन है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाला या सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देनी है जो बॉडी के बाहर या सेल के बाहर होने वाली तब्दीलियां हैं, उन तब्दीलियों के नुकसान से उसको बचाना है। इस सिस्टम को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती है, क्या फायदा है इसका। तो सबसे पहले इसी इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसी बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए ये सिस्टम काम करता है। अगर ये ना हो तो बॉडी के अंदर वाटर की, सॉल्ट्स की, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, टेम्परेचर जो है ये बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ऐसी जो खतरनाक तब्दीलियां हैं बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। सो इन तब्दीलियों से जो है प्रोटेक्शन जो है वो देता है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल रिक्वायरमेंट है ये फॉर द एडेप्टेशंस एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी सर्वाइवल के लिए उसके अंदर जो है एडेप्टेशंस लाने के लिए, उसको बदलते हुए माहौल के मुताबिक जो है ढालने के लिए ये सिस्टम काम करता है। थर्ड इसकी सिग्निफिकेंस या इस इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूट करता है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर। इसी के नतीजे में एवोल्यूशन होती है, इसी के नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म, चूंकि हमने कहा कि ये एडेप्टेशन के जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल को जो है वो काज करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वही एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो है नेक्स्ट जो है जनरेशन को कंटिन्यू रखते हैं और न्यू स्पीशीज जो है उनकी ओरिजिन को कॉज करते हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो है ना फैक्टर्स की बात करेंगे हम, कि अगर हम बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो तब्दीलियां हैं इनकी अगर बात कर रहे हैं तो इसमें हम वो उन फैक्टर्स को लेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर चेंज हो सकते हैं। वाटर की चेंजिंग इसमें जो है वो कंसिडर की जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर का गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, ऐसी सॉल्यूट है, ऐसी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, कम हो सकती है, टेम्परेचर है इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएट करते हैं, तब्दील जो है वो होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, ये क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट है, या हम कोई भी जो है ना वो सेल लेते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम ले रहे हैं, तो सेल के बाहर है तो वो भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही, बट सेल के बाहर या बॉडी के बाहर जो है जो इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट की। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट होगा उसको इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कहेंगे। अच्छा, अभी चूंकि इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की है हमने, बॉडी के अंदर की बात की है, तो बॉडी के अंदर ये दो चीजें हो सकती हैं। बॉडी के अंदर सीधा सेल आ गया और सेल के अंदर का इन्वायरमेंट, यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट सेल के अंदर भी है और बॉडी के अंदर भी है। अच्छा, अगली चीज आ जाती है आउटसाइड द सेल बट इन द बॉडी, यानी ये दोनों इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट हैं, ये दोनों ही बॉडी के अंदर, बट एक बॉडी के अंदर जो है, ये कंसिडर किया हमने बॉडी, तो एक बॉडी के अंदर है लेकिन सेल के बाहर है, ये इन्वायरमेंट कहलाएगा एक्स्ट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। लेकिन दूसरे हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर भी और बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर इन्वायरमेंट है उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये भी बात होगी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की। देन हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए किस तरह के मैकेनिज्म जो है वो काम करते हैं। तीन बेसिक मैकेनिज्म है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और थर्मोरेगुलेशन है। ऑस्मो वर्ड जो है ये वाटर और सॉल्ट के रिलेशनशिप को शो करता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होगा रेगुलेशन ऑफ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी
लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस एनवायरनमेंट के दरमियान एक रेगुलेटरी जो है ना मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को। सोल्यूट और वाटर जो है गेन हो रहा है या इसमें लॉस हो रहा है, तो ये गेन और लॉस के थ्रू रेगुलेशन जो है ना वो करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। सेकेंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ मैकेनिज्म विच एलिमिनेट, जो एलिमिनेट करता है, जो निकालता है नाइट्रोजनस वेस्ट, इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उनको बॉडी से एलिमिनेट करेगा, निकाल देगा। थर्ड हमारे पास इसका मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो वर्ड जो है हीट के लिए यूज होता है, रेगुलेशन कंट्रोल के लिए। तो थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। अच्छा, एक अगेन ये है कि फिक्स है, हम अक्सर बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से होता है, ये एक्चुअली 37 डिग्री से नहीं है, ये एवरेज हम लेते हैं, यानी ये 37 के इर्द गिर्द जो वो होता है। 36 से 38 डिग्री से हम अगर थोड़ी वाइड रेंज जो लें तो ये 36 से 38 डिग्री से एक टॉलरेबल रेंज होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इजिली जो है टॉलरेट कर सकते हैं, इसको बेयर कर सकते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यानी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है टेम्परेचर की, ये नहीं फिक्स है, फिक्स तो नहीं है टेम्परेचर, लेकिन ये एक रेंज के अंदर, और ये रेंज बहुत शॉर्ट वाली है, नैरो वाली जो है ना वो रेंज है, यानी 36 डिग्री सी से 38 डिग्री सी के दरमियान ये टेम्परेचर बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है। जबकि अगर हम बॉडी से बाहर के इन्वायरमेंट की बात करें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, तो इसमें वाइड रेंज फ्लक्चुएशन होती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। सर्दी के अंदर अगर हम देखते हैं तो 4 डिग्री से टेम्परेचर जो है ना वो होता है, गर्मी के अंदर आजकल जो मौसम है तो 48 डिग्री सी तक, और इवन इससे भी हाई जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किया गया। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन या चेंजेस हैं ये वाइड रेंज की है, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर की इसमें फ्लक्चुएशन होती हैं वो नैरो रेंज की होती हैं। और इस नैरो रेंज के ऊपर, इस टॉलरेबल रेंज के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। तो होम्योस्टेसिस इन 3 मैकेनिज्म के जरिए से बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन भी करता है, उसको सर्वाइवल में हेल्प करता है और एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसको हेल्प भी देता है।